हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास लेखन का अर्थ। तो दोस्तों, आपका ये जो टॉपिक है ये आपके जेआरएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप एमए कर रहे हैं तो एमए में लॉन्ग आंसर में आपको ये क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है कि जो सबको समझ में नहीं आता है। तो शॉर्ट्स में आज हम समझेंगे मध्यकालीन इतिहास लेखन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन कैसा होता है। तो देखिए, यह किसी एक शैली तक सीमित नहीं था, बल्कि यह विकसित हुआ था विभिन्न परंपराओं, भाषाओं और दृष्टिकोणों के आधार पर। इन्हीं विभिन्न दृष्टिकोणों को हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल, हिंदी में कहे तो इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखते हैं फारसी इतिहास लेखन की। तो यहाँ पे देखिए, परिचय में कहता है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी राजभाषा थी, इसलिए इतिहास लेखन का प्रमुख माध्यम भी फारसी बना। इस काल का अधिकांश इतिहास शाही संरक्षण में लिखा गया था, दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया था। और इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या थी कि दरबारी संरक्षण में लिखा गया इतिहास राजाओं, युद्धों और प्रशासन पर विशेष जोर दिया गया था और शासकों का महिमा मंडन किया गया था। आम जनता की भूमिका सीमित थी और इसमें देखिए प्रमुख इतिहासकार एवं ग्रंथ थे। पहला था अलबरूनी। तो यह अलबरूनी जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। तो इन्होंने इसमें बताया भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और विज्ञान और संस्कृति का तुलनात्मक एवं अपेक्षाकृत निष्पक्ष अध्ययन किया। वहीं दूसरे ओर थे जियाउद्दीन बर्नी। इनकी एक किताब थी तारीख फिरोज शाही, जिसमें लिखा गया दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। और थर्ड यहाँ पर आते हैं अबुल फजल। तो इन्होंने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। इसमें अकबर के शासन, प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसका महत्व यह कहता है कि यह प्रवृत्ति हमें मध्यकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन को समझने में सहायता देती है। शॉर्ट्स में देखिए, तो फारसी इतिहास लेखन क्या था। तो देखिए, जब दिल्ली सल्तनत और मुगल आए तो उस समय फारसी राजभाषा बन गई थी। इतिहासकार राजा के दरबार में रहते थे, इसलिए उन्होंने वही लिखा जो राजा सुनना चाहता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे आप कोई सरकारी रिपोर्ट हो तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें सरकार की तारीफ आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो यही इसमें कहा गया है। तो उसमें क्या था कि जो राजा के दरबार में रहेंगे, उन्होंने जो देखा और राजा के समक्ष थे, तो उन्होंने वही चीज अपनी किताबों में लिखा था। तो इसी को फारसी इतिहास लेखन कहा गया। आगे हम बात करते हैं दूसरा, वृत्तांत एवं जीवनी लेखन की। देखिए, मुख्य विशेषताएं थी शासकों के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित, नैतिकता, राजधर्म और अनुभवों का वर्णन, आत्मकथात्मक और वर्णनात्मक शैली देखी गई। इसमें देखिए प्रमुख ग्रंथ था बाबरनामा। तो बाबरनामा में कहा जाता है बाबर की आत्मकथा, जो खुद बाबर ने लिखी थी। और यह देखिए तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसमें युद्ध, प्रकृति और समाज का जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। तुजू के और वहीं दूसरा रहता है तुजू की जहांगीरी, जिसमें जहांगीर के निजी अनुभव और शासन संबंधी विचार देखने को मिलता है। हुमायूं नामा, जिसको लिखे थे गुलबदन बेगम ने। तो ये देखिए महिला द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ था। इसका महत्व देखिए यह कहता है कि यह प्रवृत्ति इतिहास को मानवीय और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो अब देखिए इसको शॉर्ट्स में समझते हैं। तो यह देखिए दूसरी परंपरा थी, क्या, बाबरनामा, जो एक जीवन वृत्तांत थी। इसमें क्या होता है कि बाबरनामा में बाबर अपने जीत के साथ साथ अपनी कमजोरियां भी बताता है, इसलिए यह इतिहास ज्यादा सच्ची और इंसानी लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें राजा जो रहता है अपने जीवन की जितनी घटनाएं रहती हैं उसको लिखता है। ओके, आगे हम बात करते हैं थर्ड, क्षेत्रीय इतिहास लेखन। तो इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं रहती हैं स्थानीय राजवंशों पर केंद्रित, क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन रहता है, स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और समाज का वर्णन देखने को मिलता है। इसका प्रमुख उदाहरण यह रहता है जैसे चचनामा, यह देखिए सिंध का इतिहास रहता है, राजस्थानी प्रशस्तियां, मराठी बखर साहित्य। ओके, तो इसका देखिए महत्व यह कहता है कि यह प्रवृत्ति हमें केंद्र के बाहर के क्षेत्रों का इतिहास समझने में मदद करती है।
तो देखिए क्या होता है कि हर इतिहास दिल्ली से नहीं दिखता है, तो इसलिए राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंध हर जगह का अपना एक अलग इतिहास था। तो देखिए जो चचनामा और बखर साहित्य था, हमें स्थानीय राजाओं और समाज की कहानी बताते हैं, तो इसलिए यह क्षेत्रीय इतिहास है। ओके, तो देखिए सिंपल लाइन में समझिए, लोकल हिस्ट्री इक्वल टू ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लेखन के बारे में। तो देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं रहती हैं, धर्म, समाज और संस्कृति पर आधारित रहती है। और देखिए सूफी और भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसमें प्रमुख लेखक रहते हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने संगीत के बारे में लिखा, भाषा और सांस्कृतिक एकता का उन्होंने वर्णन किया था। और सूफी मलफूजात, तो इन्होंने सूफी संतों के उपदेश और सामाजिक विचार का वर्णन किया था। इसमें देखिए महत्व यह कहता है कि यह प्रवृत्ति समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तस्वीर प्रस्तुत करती है। तो देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि कुछ लोग सत्ता नहीं, समाज और संस्कृति की बात कर रहे थे। जैसे अमीर खुसरो जो रहते हैं, एक सूफी संत रहते हैं, उन्होंने प्रेम, भाषा, संगीत और इंसानियत पर लिखा था। तो उनकी जितनी भी आप कृतियां पढ़ेंगे तो उसमें देखिए उनका प्रेम, भाषा और संगीत आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए एक लाइन में समझिए, तो यह इतिहास समाज की आत्मा थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत। मतलब जो बाहर से आकर अपना इतिहास लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, तो उनकी एक विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बाहरी और तुलनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिला, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विवरण देखने को मिला, कुछ हद तक आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल भी था। इसमें प्रमुख यात्री रहते हैं इब्न बतूता, तो इनकी देखिए एक किताब रहती है रिहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन रहता है। और दूसरे यहाँ पर रहते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, इन्होंने मुगल साम्राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या की थी। यह वृत्तांत भारतीय समाज को वैश्विक संदर्भ में समझने में सहायक करता है। तो शॉर्ट्स में समझिए, अब जैसा कि आप लोग सोचिए कोई बाहर से आए और भारत को देखे तो कैसे दिखेगा और कैसा होगा। तो अब देखिए जो इब्न बतूता और बर्नियर रहते हैं, ये बाहर से आए हुए व्यक्ति रहते हैं और भारत की तुलना अपने देश से करते हैं, कभी सही कभी गलत, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग रहता है। एक लाइन में समझिए, आउटसाइडर व्यू रहता है। आगे का पॉइंट है हिंदू परंपरा में इतिहास लेखन। इसकी देखिए मुख्य विशेषता रहती है पौराणिक एवं ऐतिहासिक तत्वों का मिश्रण। शिलालेख, ताम्रपत्र और वंशावलियां देखने को मिला। धार्मिक दृष्टिकोण प्रमुख था इसमें। और इसमें देखिए प्रमुख ग्रंथ था राजतरंगड़ी, इसको लिखे थे कल्हड़ ने। कश्मीर का व्यवस्थित इतिहास इसमें देखने को मिला। कालक्रम और कारण कार्य संबंध पर आधारित था। भारत का पहला वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता था। अब समझिए कि कल्हड़ जो रहते हैं पहले भारतीय थे, जिन्होंने तारीख को क्रम में लिखा, इसलिए जो राजतरंगड़ी रहता है उसे भारत का पहला साइंटिफिक हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें महत्व यह कहता है कि यह परंपरा प्राचीन ऐतिहासिक चेतना को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास सिर्फ राजा नहीं है, यह अलग अलग नज़रियों की कहानी है और इतिहास को समझने के लिए इन नज़रियों को समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर एक रूपी तो था ही नहीं, इसमें दरबारी, क्षेत्रीय, धार्मिक और विदेशी दृष्टिकोण भी शामिल थे। इन सभी प्रवृत्तियों ने मिलकर मध्यकालीन समाज की संपूर्ण और बहुआयामी तस्वीर प्रस्तुत की थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।